हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल MR6.2। आज की इस वीडियो में हम लोग प्राचीन भारत का टॉपिक को कवर करेंगे। तो बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सर इसमें हम लोग फिलहाल दो टॉपिक को देखेंगे। ठीक है, अभी जानते हैं सर हम लोग पहले फादर ऑफ हिस्ट्री और दूसरा चीज़ कि भारतवर्ष कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। उसके बाद हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को डिटेलिंग करेंगे। ठीक है, और इस वीडियो में हम लोग मौर्य वंश तक पढ़ेंगे। कहाँ तक सर? मौर्य वंश तक। ठीक है, तो बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सर फादर ऑफ हिस्ट्री यानी हिस्ट्री के पिता किन्हें कहा गया सर? हिस्ट्री के पिता हेरोडोटस को कहा गया सर। ये बात क्लियर हो गई। हिस्ट्री के पिता किन्हें कहा गया सर? हेरोडोटस को। अब दूसरा बात आता है सर कि आखिर भारतवर्ष कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो सर एक तरफ लिखेंगे नॉर्थ, एक तरफ लिखेंगे साउथ। नॉर्थ में हिमालय तक और साउथ में जो है समुद्र तक। ठीक है, यानी उत्तर में हिमालय तक और दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ उपमहाद्वीप को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया सर। अब हम लोग जानेंगे कि आखिर भारत को बहुत को क्या बोला था? इंडिया, फिर हिंदुस्तान, ये कौन बोला था? तो सर भारत में जो यूनानी लोग आए, यूनानियों ने भारत का नाम क्या रखा? भारत का नाम रखा इंडिया। और जो मध्यकालीन के समय में मुस्लिम इतिहासकार आए थे, उन्होंने भारत का नाम क्या रखा? हिंदुस्तान। ठीक है, वो भारत को किस नाम से जानते थे? क्या बोलते हैं? हिंदुस्तान बोलते थे सर। यहाँ तक बात क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग पढ़ते हैं सिंधु सभ्यता के बारे में। तो सर सिंधु सभ्यता को पढ़ने से पहले हम लोग ये करेंगे, देखिए हर एक चीज़ का पता लगाया जाता है। ठीक है, जैसे आज से 5,000 साल पहले जो हुआ वो आखिर साइंटिफिकली किसी भी रीजन से हम लोग पता करते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग कार्बन डेटिंग ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? कार्बन डेटिंग। कि आखिर ये आज से 5,000 साल पहले, 10,000 साल पहले, 2,000 साल पहले ये था, तो उसका अस्तित्व के बारे में पता लगा रहा, उसको बोलते हैं हम लोग सर रेडियो डेटिंग। तो सिंधु सभ्यता को कौन से रेडियो डेटिंग से पता लगाया गया सर? तो सर C14 रेडियो डेटिंग से, रेडियो कार्बन डेटिंग से, ठीक है, इसका पता लगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गया सर। और सर इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे ये टॉपिक कब से कब तक के बीच का बात करेगा? तो 2400 BC से, यानी 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक हम लोग इसमें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि सर सिंधु घाटी सभ्यता को जो है सबसे पुरानी सभ्यता कहा गया है। सबसे पुरानी सभ्यता किन्हें कहा गया सर? सिंधु घाटी सभ्यता को। ठीक है, अब सिंधु सभ्यता के जो लोग थे, ठीक है, उन्हें क्या कहा गया सर? भारत के मूल निवासी कहा गया है। और ये कौन थे? द्रविड़ लोग थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सर। अब हम लोग आगे जानते हैं कि आखिर सर सिंधु सभ्यता का पता कैसे चला। तो सर ऐसा कहा गया कि 1857 में दो भाई थे। 1857 में दो भाई, जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन, ये दोनों भाई क्या करते थे? ये कराची और लाहौर के बीच में क्या कर रहे थे? ये रेल का पटरी बिछा रहे थे। उस दौरान उन्हें दो प्राचीन नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का पता लगाया। ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सर। अब ये देखते हैं सर, ये हमारे पास छोटा सा एक मैप है। इस मैप में हम लोग एक चीज़ देखेंगे कि सर ये हड़प्पा जो जगह है, हड़प्पा क्षेत्र कौन सा नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा शहर कौन सा नदी के किनारे स्थित है सर? रावी नदी। आप देख सकते हैं सर। ठीक है, और थोड़ा जूम करते हैं। एक सेकंड, देखिए, तो हड़प्पा जो है, हड़प्पा कौन सा नदी के किनारे स्थित है सर? रावी नदी के किनारे। ठीक है, और मोहनजोदड़ो कौन सा नदी के किनारे स्थित है सर? सिंधु नदी किनारे। ठीक है, तो सर इसको याद कैसे रखेंगे? तो याद रखने की बहुत आसान ट्रिक है। लिखेंगे हरा, लिखेंगे मौसी। ठीक है, हरा मौसी, ये याद रखना है। हा से हड़प्पा, रा से रावी नदी, मौ से मोहनजोदड़ो, सी से सिंधु नदी। ये आपको आजीवन याद रहेगा। ठीक है सर। उसके बाद सर उत्खनन का काम जो है स्टार्ट हुआ। और उत्खनन के फलस्वरूप यानी खुदाई के फलस्वरूप क्या पता चला सर? उसके फलस्वरूप पता चला कि आज से 5,000 साल पहले सर एक उच्च स्तरीय सभ्यता का विकसित हुआ था, जिसका नगर नियोजन व्यवस्था बहुत ही हाई लेवल का था, हाई क्वालिटी का था। ठीक है, जैसे कि वहाँ के लोग जो है नाली और सड़कों का महत्व का अनुमान जो है, मतलब हम लोग लगाते हैं कि वहाँ के लोग जो है, उस टाइम के लोग जो है वो नाली और सड़क को काफ़ी इंपॉर्टेंस देते हैं। इसीलिए सिंधु सभ्यता को क्या कहा गया सर? नगरीय सभ्यता। सिंधु सभ्यता को क्या कहा गया सर? नगरीय सभ्यता। ये याद रखना, ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ हम लोग देखते हैं यहाँ सर, और चीज़ क्या पाया गया सर? यहाँ के जो लोग थे वो ईंट का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? देखिए सर, ईंट से बना हुआ ये चीज़। ठीक है, उसके बाद गुजरात शहर जो है, गुजरात का जो शहर है लोथल, वो सिंधु सभ्यता का एक बहुत ही प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था। ठीक है, ये हम लोग याद रखना है कि गुजरात का शहर लोथल जो है, ठीक है, लोथल जो है वो सिंधु सभ्यता का बहुत ही एक जो है इम्पोर्टेंट यानी प्रमुख बंदरगाह था। ठीक है, उसके बाद सर मोहनजोदड़ो में एक बड़ा भव्य
भवन मिला, ठीक है, जिसका नाम क्या था, धान्यागर। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। सॉरी ये नहीं है, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड, आपको फ़ोटो दिखाते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही बड़ा भवन मिला जो कि क्या था, वो था धान्यागर। इसको किस नाम से जाना जाता था सर, धान्यागर के नाम था इसका, ठीक है। और विशाल स्नानाघर वो भी मिला, वो कहाँ मिला था सर, वो भी मोहनजोदड़ो में मिला था, जो कि ग्रेट बाथ इसका नाम था। मोहनजोदड़ो में दो चीज़ मिला, एक बड़ा भवन जिसका नाम था धान्यागर, ठीक है, और एक जो है आपका क्या मिला सर, और एक मिला आपके ग्रेट बाथ, ठीक है, विशाल स्नानाघर। दोनों कहाँ मिला था सर, दोनों मिला था सर मोहनजोदड़ो में। और एक चीज़ सर यहाँ आप नहीं लिखे हैं, वो आप लोग याद रखिएगा कि मोहनजोदड़ो में ही का मतलब जो है ये दाढ़ी बनाते हुए व्यक्ति का अवशेष यानी कि जो है तत्व पाया गया था, ठीक है सर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते सर देखते सर, कांस्य से बनी नर्तकी जो है उसका मूर्ति जो है वो भी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ था। अब सर जो वहाँ के लोग थे उनका जो मेन अर्थव्यवस्था किस पे डिपेंड था, वो था कृषि और पशुपालन के ऊपर। यहाँ तक भी क्लियर हो गया सर। लेकिन अभी तक हम लोग कहीं पे भी लोहा का जिक्र नहीं किए, यानी कि सर हड़प्पा सभ्यता से अभी तक लोहा की प्राप्ति नहीं हुई थी। लेकिन सर सिंधु सभ्यता के जो लोग थे उन्होंने सबसे पहले कपास का उत्पादन किया था। सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही सबसे पहले जो है कपास का उत्पादन किया था। ये क्लियर हो गया सर। उसके बाद सर आखिर बहुत कोई पूछता है कि सिंधु सभ्यता का अंत कैसे हुआ। तो ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि सिंधु सभ्यता का अंत जो है वो सिंधु नदी में आई बाढ़ की वजह से हुआ था या अकाल की वजह से या अन्य कारण से। तो सर यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे हम लोग 5000 साल जो है पहले की बात कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। आगे की ओर देखते हैं सर आर्यंस जो है भारत में सबसे पहले जो कौन लोग आए थे वो थे आर्यंस थे, ठीक है। ये सर आज से 3200 साल पहले की हम लोग बात कर रहे हैं, आज से 3200 साल पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है। और आर्यंस का जो भाषा था वो क्या था सर, संस्कृत था। आर्यंस का जो भाषा था वो क्या था सर, संस्कृत था। ये भी क्लियर हो गया सर। उसके बाद जो है सर आगे आता है कि आर्यंस ने जो यहाँ के मूल निवासी थे, मूल निवासी क्या थे, द्रविड़। यहाँ के मूल निवासी यानी द्रविड़ों को क्या किया, युद्ध में पराजित किया और यहाँ अपना शासन स्थापित कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये आर्यंस लोग जो यहाँ पे आए थे एक्चुअली कहाँ से आए थे सर, ये सर्वप्रथम पंजाब और पाकिस्तान की ओर से यहाँ पे जो इन लोग सर इंटर किया था, ठीक है। उसके पश्चात सर हाँ, और एक चीज़ जो है इस सभ्यता को जो आर्यंस के द्वारा सभ्यता बनी उस सभ्यता क्या था, नाम था सर वैदिक सभ्यता, ठीक है। और वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता से थी सर, ये थी ग्रामीण सभ्यता। वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता, ठीक है। और वो था कैसा सर, सिंधु मतलब सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता थी आपके नगरीय सभ्यता, ठीक है सर। ये दो चीज़ क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं सर। अच्छा, यहाँ के जो लोग थे सर, ठीक है, वैदिक सभ्यता के टाइम पे जो लोग थे वो जो है इस मतलब कि सभ्यता के लोग जो मुख्य व्यवसाय क्या था सर, पशुपालन था, ठीक है। पशुपालन था, साथ ही क्या करते थे, लोहा से बने उपकरण जो है, लोहे से बने जो उपकरण है वो जो है वैदिक सभ्यता से प्राप्त हुई थी, यानी यहाँ पर लोहा का खोज हो चुका था। ये एक बात क्लियर हो गई, ठीक है। उसके पश्चात सर और चीज़ देखा गया कि घोड़ा यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पशु था। क्या क्या था सर, घोड़ा यहाँ पे जो है एक महत्वपूर्ण पशु था और इन लोगों को अस्त्र शस्त्र और कवच बनाने भी आता था सर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद क्या हुआ, पहले जो है पहले आई थी नगरीय सभ्यता, फिर आई सर ग्रामीण सभ्यता। उसके बाद फिर क्या हुआ सर, फिर जो है धीरे धीरे हम लोग क्या किए, नगरीय सभ्यता की ओर पहुँच गए। और इस तरह यहाँ पे सर यहाँ पे जो क्या था, हमारा देश भारत जो है भारतवर्ष 16 महाजनपद मतलब 16 राज्य में बट गया। कितने राज्य में बट गया सर, 16 राज्य में। क्या क्या था सर, एक था मगध, अंग, काशी, कौशल, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, सुरसेन, गांधार, कंबोज, अस्मक, अवंती और मत्स्य। ये 16 पार्ट में 16 राज्य में 16 महाजनपद में पूरा भारतवर्ष बट गया सर। और सबसे ज़्यादा जो पावरफुल था वो था सर मगध, और सबसे बड़ा जो था सर वो था अवंती। अब सर ये 16 महाजनपदों का उल्लेख जिस बौद्धिक ग्रंथि से हम लोग जिस बौद्ध ग्रंथि से प्राप्त था उसका नाम क्या था सर, अंगुत्तर निकाय। ये बगल में अंगूर दिखा दिया गया है, इससे आप लोग ट्रिक बना के याद कर सकते हैं, ठीक है। अब सर मगध के लोगों को, मगध आखिर इतना पावरफुल कैसे था, तो सर मगध जो था वो दो नदी के बीच में जो है
स्थित था, जिस कारण से यहाँ की जो मिट्टी थी वो उपजाऊ होती थी और यहाँ पे खेती भी बहुत ज़्यादा होता था। और साथ ही यहाँ पे जो एक्चुअली यहाँ जो जंगल था, ठीक, इस यहाँ के जंगल के जो भी पशु थे उसको क्या करते थे यहाँ के लोग अपने जो है क्या बोलते हैं उसको युद्ध में इस्तेमाल करते थे। ठीक है सर। उसके पश्चात हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो सर एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे सर मगध जो है एक ऐसा राज्य था, ठीक है, यहाँ के लोगों ने सबसे पहले हाथी को युद्ध के लिए जो है लाया, इस्तेमाल किया। ठीक है सर, यानी कि ऐसा ये बीपीएस एसएससी 2015 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, क्या सर कि हाथी का आखिर जो इस्तेमाल पहले युद्ध में किस राज्य के लोगों ने किया था, वो होगा सर मगध राज्य के लोगों ने किया था। यहाँ तक बात क्लियर हो गई सर। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो सर क्या हुआ एक्चुअली मगध में यानी 16 महाजनपद में आक्रमण धीरे धीरे लोगों ने करना शुरू कर दिया था। ठीक है, कि यहाँ पे हम कब्जा करेंगे, हम करेंगे दिस दैट जो भी हुआ, और सब लोग चाहा कि हम लोग पूरा 16 राज्य में कब्जा करके अपना शासन स्थापित करेंगे। लेकिन एकमात्र जो है ऐसे शासक थे जिन्होंने 16 महाजनपद में कब्जा किया था। ठीक है, वो थे कौन सर, यानी जीता था, वो थे सम्राट अशोक। ठीक है, सम्राट अशोक ही एकमात्र ऐसे शासक थे जो कि 16 महाजनपद में अपना जीत दर्ज किए थे। यहाँ तक क्लियर हो गया सर। अब सर हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। अब सर जैसे कि हम लोग देखते हैं कि क्या हुआ था, इसमें बहुत सारे वंश आए। ठीक है, जिसमें से एक था हर्यक वंश आया। ठीक है, जिसका स्थापना कौन किया था सर, बिंबिसार ने किया था। फिर आया नाग वंश, शिशुनाग, नंद वंश, महापद्मानंद। फिर मौर्य वंश, जिसका संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। और भी थे जैसे शुंग वंश हो गया, कर्ण वंश हो गया, सातवाहन वंश हो गया, गुप्त वंश हो गया। वो सब के बारे में भी पढ़ेंगे लेकिन इस वीडियो के बाद में। ठीक है सर। तो सर आप लोग और एक चीज़ याद रखिए सर, जो मगध था, मगध की सबसे पहली और प्राचीन राजधानी क्या थी, गिरिब्रज। ठीक है, जिसको हम लोग राजगृह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग सर आगे बढ़ते हैं हर्यक वंश की ओर। तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन थे, वो थे बिंबिसार। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ सर, इसका जो मृत्यु है, इसकी मृत्यु उसके पुत्र अजातशत्रु ने किया। ठीक है, उसके बाद अजातशत्रु का जो है मृत्यु उदयन ने किया, उसका पुत्र था। ठीक है, यानी कि ये गद्दी पाने के लिए ये अपने ही पिता को मारते थे, इसलिए इसको जो है पितृहंता वंश भी कहा गया है। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है वो है सर, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी। तो सर उदयन ने। ठीक है, उदयन ने गंगा और सोन नदी के बीच में संगम से जो है पाटलिपुत्र नगर का स्थापना किया था सर। ठीक है, क्या हुआ था सर, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था, तो सर उदयन ने। ठीक है, गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। यहाँ तक बात क्लियर हो गई सर। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ सर, ये है कौन है, ये है आपका सिकंदर है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे डिटेल से, और ये वीडियो काफ़ी लंबा नहीं है, बस अब कंप्लीट होने वाला है सेशन। ठीक है, तो सर जैसे कि महापद्मानंद, उसके बाद कौन आया सर, नंद वंश के महापद्मानंद। ठीक है, उसके बाद आता है सर महापद्मानंद। ठीक है, जो कि नंद वंश के संस्थापक रहे थे। ठीक है, अब जानते हैं सर, जो है नंद वंश के समय में मैसेडोनिया के सरदार सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, सिकंदर ने पौरव राजा पोरस के साथ झेलम नदी के किनारे युद्ध लड़ा, जो इतिहास में हाइडे स्पीच के नाम से जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार एग्जाम में आया है। ठीक है, हाइडे स्पीच का युद्ध किनके बीच हुआ था, पौरव राजा पोरस और सिकंदर के बीच। किस नदी किनारे स्थित हुआ था सर, झेलम नदी किनारे। झेलम नदी का ऋग्वेदी नाम क्या है सर, वितस्ता। क्या नाम है सर, वितस्ता। ठीक है, झेलम नदी का ऋग्वेदी नाम क्या है, वितस्ता। और इस वंश का, और उसके बाद क्या हुआ सर, एक सेकंड, और इस युद्ध में सर कौन जीता था, और इस युद्ध में जीता था सर आपका सिकंदर। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ सर, सिकंदर ने क्या हुआ था, ये जो नंद वंश था इसका अंतिम शासक कौन था, घनानंद। ठीक है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था सर, घनानंद। ठीक है, अब सर हम लोग थोड़ा जानते हैं किसके बारे में, आपका सिकंदर के बारे में। सिकंदर की मृत्यु जो है, ठीक है, वो बेबलिन में हुआ था, किसके कारण से, ज्वर की वजह से हो गया था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया टॉपिक। उसके बाद हम लोग जानते हैं सर, जो सिकंदर जो थे, सिकंदर के जो गुरु थे वो कौन थे, अरस्तु। ठीक है, अरस्तु जो है सिकंदर के गुरु थे। सिकंदर के पिता का नाम क्या था सर, सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप। ठीक है,
फिलिप, सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप। ठीक है, उसके बाद जानते हैं सर सिकंदर के जो है आपका सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, और इसके जल सेनापति का नाम था सर निरियाकस। जल सेनापति का नाम था निरियाकस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सर मैटर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं सर इनका जो ये था सर एक्चुअली घोड़ा का शौकीन था। सिकंदर जो है ना वो किसका शौकीन था सर? घोड़ा। ठीक है, घोड़ा का शौकीन था। ठीक है, इसलिए इसको हॉर्स ऑफ अलेक्जेंडर भी कहा गया है। हॉर्स ऑफ अलेक्जेंडर किसे कहा गया सर? हॉर्स ऑफ अलेक्जेंडर जो है आपका सिकंदर को कहा गया सर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर मैटर। उसके बाद आता सर मौर्य वंश। तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? मौर्य वंश के संस्थापक थे सर आपका चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था सर? चाणक्य। चाणक्य का वास्तविक नाम क्या था सर? विष्णुगुप्त या कौटिल्य। ठीक है, इनके अर्थशास्त्र नामक इन्होंने जो है मतलब चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी और इस पुस्तक में राजनीतिक संबंधी बातों का उल्लेख किया था। मौर्य वंश का प्रचलित जो मुद्रा था क्या था सर? पर्ण। ठीक है, पर्ण। यहाँ तक मैटर क्लियर हो गया, यहाँ तक बात समझ में आ गई सर। उसके बाद क्या हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सिकंदर के सेनापति जो था सेल्यूकस निकेटर ने आक्रमण किया और आक्रमण पे आक्रमण करते गए, फिर हार जाते थे फिर भी आक्रमण करते थे। तो फिर क्या हुआ? उसके पश्चात क्या हुआ कि जो है आपके जो चाणक्य थे, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य से कहा कि आप अब जब इस मतलब जो सेल्यूकस निकेटर को हराएंगे तो आप उनको कहना डिमांड में, ठीक है, कि आपकी बेटी से आपकी पुत्री से हम शादी करेंगे। उनकी पुत्री का नाम क्या था? कार्नेलिया या हेलेना। ठीक है, तो सर क्या हुआ? ठीक उसी तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने जब फिर से लड़ा किसके साथ? सेल्यूकस निकेटर के साथ। तो इस बार हराने के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य जब विजय हुए तो कहा कि हम आपके पुत्री के साथ शादी करेंगे। ठीक है, वो इसलिए किया क्योंकि वो अगर उससे शादी करता है तो फिर दोबारा जो है सेल्यूकस निकेटर कभी भी चंद्रगुप्त मौर्य पर आक्रमण नहीं कर सकता है। ठीक है, और एक चीज़ सर, जो सेल्यूकस निकेटर जो थे उनका सेनापति, इनका राजदूत का नाम क्या था सर? मेगास्थनीज। इस मेगास्थनीज जो है इन्होंने क्या क्या था सर? इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है सर। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? वो सेल्यूकस निकेटर का था। आप लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसा कि बताया सर सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कार्नेलिया ने जो है क्या किया था सर? चंद्रगुप्त मौर्य से विवाह किया और इसने 8 महाजन पद में कब्जा किया। अभी तक 16 में कोई नहीं कर पाया। 8 महाजन पद में कब्जा किया था कौन? चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसके बाद में क्या किया सर? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को स्वीकार किया। ठीक है, उसके बाद श्रवण बेलगोला में उपवास के दौरान उनकी जो है मृत्यु हो गई। ठीक है, उपवास कर रहे थे उस दौरान उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इसके बाद अगला जो शासक है यानी चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी कौन बने? वो बने बिंदुसार। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सर। अब बिंदुसार जो थे, बिंदुसार जो है मतलब पुराणों के अनुसार बिंदुसार का बहुत नाम से जाना जाता है। जैसे सर अमित्रघात, वारिसर, भद्रसार के नाम से भी जाना जाता है। क्या क्या सर? अमित्रघात, वारिसार, भद्रसार के नाम से जाना जाता है। किनको? बिंदुसार को। ठीक है, यह एक जैन धर्म का अनुयायी था। यह क्या था सर? एक जैन धर्म का अनुयायी था। अब बिंदुसार के शासन में तक्षशिला में विद्रोह हुआ और इस विद्रोह को शांत करने के लिए बिंदुसार ने किसको भेजा? अशोक सम्राट को जो है भेजा ताकि विद्रोह को शांत करे। ठीक है, उसके पश्चात क्या हुआ सर? उसके पश्चात क्या हुआ जो है अशोक सम्राट ने क्या किया? वहाँ ने विद्रोह शांत ही नहीं करवाया बल्कि क्या किया? दोनों के बीच प्रेम और विश्वास भी मतलब जो है अपना जीता। ठीक है, प्रेम और विश्वास भी जीत गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ सर? बिंदुसार के ने भारत में लगभग 10 महाजन पद में कब्जा किया था। ठीक है, यानी राज किया था। और उसके बाद अगला शासक जो बना वो कौन थे सर? वो थे अशोक सम्राट। ठीक है, अशोक सम्राट पूरे वंश के, ठीक है, में सबसे मतलब महाप्रतापी शासक थे और उसके शासनकाल में शिलालेखों का प्रचलन हुआ था। शिलालेख, ठीक है, एक सेकंड आपको शिलालेख ये हुआ आपका शिलालेख। ठीक है, एक सेकंड, हाँ, ये हुआ शिलालेख। ठीक है, शिलालेख का प्रचलन किसके शासनकाल में होता सर? ना अशोक सम्राट के शासनकाल में। अब सर एक चीज़ आता है, शिलालेख का खोज किसने किया था सर? 1750 में फैंथलर ने इसका खोज किया था सर, फैंथलर ने। और 1837 में
सबसे पहले शिलालेख को पढ़ा कौन? जेम्स प्रिसेप ने, जेम्स प्रिसेप ने। ठीक है सर, ये बातें हम लोग जान गए हैं। उसके बाद क्या हुआ, प्रारंभ में जो है अशोक जो थे वो जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन कलिंग का युद्ध के बाद, कलिंग के युद्ध कब हुआ था सर? 261 बीसी में। ठीक है, कलिंग के युद्ध के बाद भारी मारकाट के बाद इसने शास्त्रों का त्याग किया और इसने गौतम बुद्ध के शिष्य उपगुप्त से शिक्षा लेकर के, दीक्षा लेकर के जो है अपना जो है क्या किया, बौद्ध धर्म को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, और अशोक सम्राट जो है क्या किए, बौद्ध धर्म को ज्वाइन कर लिए। कब? कलिंग के युद्ध के बाद। इसको हृदय परिवर्तन भी कहा गया है। ठीक है सर, उसके बाद हम लोग जानते हैं आगे की ओर कि जो है इस वंश का यानी कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। और इस बृहद्रथ को मार करके किसने? शुंग पुष्य मंत्री ने शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और अशोक सम्राट का और एक नाम क्या था सर? देवनाम प्रिय। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई सर? ठीक है, तो सर पहले क्या आया? पहले आया हर्यक वंश, फिर नाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश, फिर आया शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश, गुप्त वंश। तो इसमें से सिमुख जो सातवाहन वंश है और कर्ण वंश है, तो और पुष्यमित्र का जो संस्थापक थे, किसके संस्थापक थे? आपके शुंग वंश के। तो इसमें से सिर्फ आपको इसका संस्थापक याद रखना है। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र। कर्ण वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव। और सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सिमुख। और ये गुप्त वंश, इसको हम लोग अलग वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हमको इजाज़त दीजिए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पास में देखिए बेल आइकन को फिर से प्रेस कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू, सी यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।